हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के डीआरडीओ क्वेश्चन गाइड के सेट नंबर 16 के साथ सेट नंबर 16 के जो जीएस के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और सेट नंबर 16 का जीएस का क्वेश्चन अन्य सेट की तरह ही, अन्य सेटों की तरह ही 36 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन जीएस का जो 36 नंबर पे है, क्वेश्चन नंबर 36 है, वो क्वेश्चन है किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। जो हम खाते हैं उसमें से किस पोषक तत्व का मुंह में ही पाचन होता है, कंप्लीट नहीं लेकिन वहाँ से पाचन, उसका पाचन लगभग वहाँ मुंह में हो जाता है, वो कौन है। और आप ध्यान रखिए किससे सबसे पहले हमें एनर्जी मिलता है। तो सबसे पहले एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में ही हो जाता है या मुंह से ही आरंभ हो जाता है उसका पाचन। तो किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। तो 36 का आंसर हम लोग का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़ किसका मुख्य स्रोत है। और देखिए उसी से है, गुड़ किसका मुख्य स्रोत है। गुड़ से हमें प्रोटीन मिलता है कि फैट मिलता है कि कार्बोहाइड्रेट मिलता है कि इनमें से कुछ नहीं मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट। तो गुड़ किसका मुख्य स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का। तो 37 का आंसर भी हम लोग का बी ही हुआ, कार्बोहाइड्रेट। दोनों का ऑप्शन भी सेम और दोनों का जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो कार्बोहाइड्रेट भी सेम है। तो गुड़ किसका मुख्य स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट का। और फिर हम लोग का 38 नंबर क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित करने वाला ब्रिटिश जनरल कौन था? तो मैल्कम था 1818 में मैल्कम। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित करने वाला ब्रिटिश जनरल कौन था? तो मैल्कम। तो ये 38 का भी आंसर बी हुआ, 38 का भी आंसर बी हुआ। और फिर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा तथा 91 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ध्रुव पर देशांतर रेखा के मध्य दूरी। थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 91 डिग्री पूर्वी देशांतर लिखना होगा। ध्रुव पर इन देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होगी? क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है ये। देखिए देशांतर रेखा की बात हम लोग कर रहे हैं। ये हमारा ग्लोब हो गया, अर्थ हो गया, अर्थ का मॉडल ऑफ द अर्थ ग्लोब कहेंगे। यहाँ पर जो ये इमेजिनरी लाइन हमारा जो है अर्धवृत्तीय जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन होगा, इसको हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं, देशांतर रेखा। और इन देशांतर रेखाओं के पास आप देखेंगे ये हो गया, ये देशांतर रेखा, ये लॉन्गिट्यूड्स हो गया, लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हो गया। और जब ये जो हमारा है, ये जो पूर्ण वृत्तीय, ये हमारा ऐसे जो रेखाएं होंगी, ये हमारा हो गया अक्षांश हो गया, अक्षांशीय रेखा। यानी ये देशांतर और ये लैटिट्यूड्स हो गया, या लैटिट्यूडनल लाइन्स हो गया। तो पोल के पास यहाँ देशांतर में हम लोग क्या देख रहे हैं? देशांतर तो एक ये पोल किसको बोलेंगे? या तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, या 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, या अक्षांश। तो अक्षांश रेखा क्या है? जैसे जैसे जाएगा उसका सरकमफरेंस क्या होगा? कम होता जाएगा। यहाँ 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री मैंने ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो यहाँ पर देशांतर रेखाएं, तो एक बिंदु से ही सभी देशांतर रेखाएं शुरू हो रही हैं। किसी भी बिंदु के परितः 360 डिग्री और उस तरह से एक एक रेखा वहां से निकल रही है। तो ध्रुव के पास किसी भी दो देशांतर रेखाओं के बीच का, दो कंसेक्यूटिव देशांतर रेखा है, किसी भी देशांतर रेखाओं के बीच कोई डिग्री का अंतर नहीं होगा। ध्रुव के पास वो डिग्री का अंतर नहीं होगा। और वो सबसे अधिक अंतर कहाँ होगा? सबसे अधिक अंतर कहाँ होगा देशांतर रेखाओं के बीच? सबसे अधिक अंतर कहाँ होगा? तो विषुवत रेखा के पास। सबसे अधिक अंतर कहाँ होगा? विषुवत रेखा के पास। ध्रुव, एक बिंदु मात्र को ध्रुव बोलेंगे और वहाँ से जो
लाइन निकलेगा तो वो आप 90 डिग्री पूर्वी देशांतर और 90 डिग्री पूर्वी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 91 डिग्री पूर्वी देशांतर ध्रुव पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, तो वहाँ पर जो दूरी होगी, डिग्री तो ठीक है, डिग्री में दूरी नहीं, अगर उसका लेंथ में आप दूरी दे रहे हैं तो लेंथ में वहाँ पर दूरी नगण्य होगी, वहाँ कोई दूरी नहीं होगी, तो शून्य होगा। तो कहाँ पर? ध्रुव पर। लेकिन दो लगातार देशांतर रेखाओं के बीच में सबसे अधिक डिफरेंस कहाँ होगा? तो आप देखेंगे यहाँ जैसे जैसे इधर आएगा 0 डिग्री इक्वेटर के पास उनकी दूरी, दोनों के बीच में दूरी क्या होगी? अधिक होगी। दूरी कहाँ होगी ज़्यादा? भूमध्य रेखा पर के पास, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के पास। तो ये 39 का आंसर ए हो गया। 39 का आंसर ए हो गया। थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की चीज़ है, इसलिए हमने बात की इस पर। तो 39 का आंसर हम लोग का ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ए, 39 का आंसर ए हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 40 नंबर। भारत में साख रेटिंग को कौन विनियमित करता है? साख रेटिंग रेगुलेटरी, तो ये साख रेटिंग के लिए इरिडा है। इरिडा तो भारत में साख रेटिंग को कौन विनियमित करता है? इरिडा। तो 40 का आंसर ए हुआ। और 41, सेना को समर्पित भारत का पहला उपग्रह कौन है? सेना को समर्पित भारत का पहला उपग्रह कौन है? तो GSAT-7 है। GSAT-7 जो सेना के लिए उपग्रह है, GSAT-7। तो 41 का सेना को समर्पित भारत का पहला उपग्रह कौन है? GSAT-7 है। तो 41 का बी हो गया। और 42 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। तो 42 का आंसर बी हो गया। तो आप जान लीजिए लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु की हम बात कर रहे हैं, न्यूनतम आयु। तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु सबको जानता है 25 वर्ष। उसी तरह से राज्य में, जैसे वहाँ लोकसभा प्रथम सदन है, राज्य विधानमंडल में प्रथम सदन कौन होता है? विधानसभा। तो विधानसभा का भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष। और यहाँ पर राज्यसभा, संसद में राज्यसभा जो है वो संसद का ऊपरी सदन है और द्वितीय सदन है, और उसमें न्यूनतम आयु वहाँ 30 वर्ष चाहिए। और इसी तरह से अगर राज्य में विधान परिषद है, विधान परिषद, तो उसकी भी न्यूनतम आयु 30 वर्ष। तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, उसी तरह से विधान परिषद के लिए भी न्यूनतम आयु 30 वर्ष। यहीं पर कुछ और अगर आयु वाला बात है तो कुछ पद के लिए न्यूनतम आयु की बात होती है। तो जैसे राष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होगा? 35 वर्ष। पद के लिए 35 वाला होगा। और उपराष्ट्रपति के लिए भी, उपराष्ट्रपति पद के लिए भी न्यूनतम आयु क्या होगा? 35 वर्ष। और राज्यपाल के लिए भी न्यूनतम आयु क्या होगा? 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष। और ये 25 वर्ष, 30 वर्ष, 30 वर्ष। तो चलिए ठीक है। तो यहाँ पर राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। और नेक्स्ट है 43, प्रधान घाटा किसके बराबर होता है? तो जो राजस्व घाटा में से ब्याज अदायगी को अगर हम घटा देते हैं तो ये प्रधान घाटा हो जाता है। राजस्व घाटा जो हुआ है, रेवेन्यू डेफिसिट जो है, घाटा जो हुआ है, उसमें से और ब्याज अदायगी को भी घटा दिया जाए तो ये प्रधान घाटा हो जाता है। राजस्व घाटा में से अगर हम ब्याज जो हमको देना है वो भी घटा दे तो हमारा हो जाता है प्रधान घाटा। तो 43 का ए राजस्व घाटा माइनस ब्याज अदायगी। अब 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जो कि वही बल एवं प्रभाव रखेगा जो की संसद से पारित एक अधिनियम उद्घोषणा करने की शक्ति किससे प्रदान की गई है? यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 से अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है? अब अध्यादेश का क्या नेचर होता है, अध्यादेश में क्या गुण होता है, अध्यादेश वो अलग चीज़ है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 से अध्यादेश कौन जारी करता है? तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को। अब अध्यादेश क्या है?
तो संसद का जब सत्र न चल रहा हो, संसद के सदनों का सत्र न चल रहा हो, संसद का सदन का सत्र न चल रहा हो और उस समय सरकार को किसी खास नियम की आवश्यकता है, तो वैसे नियम को स्केच करके राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, यानी मंत्रिमंडल वैसे अध्यादेश को बना करके, वैसे नियम को स्केच करके बना करके राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी कराएगा। और राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश वो उसी तरह से मान्य होगा जिस तरह से संसद से पारित अधिनियम। लेकिन उस अध्यादेश को अगला जब संसद का सत्र आए तो उसको संसद के दोनों सदनों से सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर पारित हो जाना चाहिए, नहीं तो वो अध्यादेश उसके बाद, उस अवधि के बाद निष्क्रिय हो जाता है, लागू नहीं रहेगा। अगर पारित हो गया तो अस्थायी हो गया। तो यहाँ है 44 का हम लोग का क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जो कि कौन जारी करता है, तो ए हो गया। 44 का आंसर ए हो गया। 44 का आंसर हम लोग का ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया है? 45 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का है वो कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या नीति निदेशक तत्व कहाँ पर दिए गए हैं, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 ये आपसे भाग नहीं, आर्टिकल नहीं, भाग पूछा है। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत को किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4 में, भाग 4 में। और आर्टिकल 36 से 51, तो भाग 4 कहाँ दिया गया? डी, तो डी हो गया। ठीक है, भाग 4 में यानी डी ऑप्शन हो गया। तो जान लीजिए आप, एक दो चीज़ जान लीजिए कि भाग 1 जो हमारा है उसका आर्टिकल हो गया 1 से 4। भाग 2, और इसमें क्या है? देश, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, इन सब के नाम, उनका क्षेत्र, इस सब का उल्लेख किस में है? भाग 1, आर्टिकल 1 से 4। यानी उसमें ये तो और भी है कि केंद्र शासित प्रदेश राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, किसी बाहरी को मिलाया जा सकता है, अगर शामिल भारत संघ में आना चाहता है तो भारत संघ, राज्य, ये सब की चर्चा किस में है? भाग 1 से 4 में। भाग 2 हो गया, भाग 2 जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 5 से 11 हो गया, और इसमें क्या है? नागरिकता। भाग 3 जो आर्टिकल 12 से 35 हो गया, और इसमें क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। फिर भाग 4, पार्ट 4, भाग 4 जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हिंदी में बोलेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व यहाँ पर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। अब राज्य कहने से ही नहीं कि राज्य का, ये सरकार से जो अपेक्षा की है संविधान के लोगों के हित के लिए क्या क्या करना चाहिए। राज्य का मतलब यहाँ शासन से है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व। और फिर हमारे भाग 4 में ही भाग 4 को जोड़ा गया, और इसका आर्टिकल रेंज हो गया 36 से, इसका आर्टिकल रेंज हो गया 36 से 51। और फिर भाग 4 में को जोड़ा गया, और यहाँ पर रखा गया फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य का आर्टिकल हो जाएगा 51 क। तो 51 क में मौलिक कर्तव्य है। जब मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, मौलिक कर्तव्य सबसे पहले कब जुड़ा ये बात आता है, तो मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में क जोड़ करके और आर्टिकल 51 में क जोड़ करके प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए, और बाद में फिर एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा है, और इस तरह से वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। कुल संख्या 11 है, मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या वर्तमान में 11 है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का क्या था?
क्वेश्चन नंबर हम लोग का 45 था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया है? तो डी आंसर हो गया। 45 का आंसर डी हुआ। 45 का आंसर डी हुआ। अब 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, 46 नंबर पर हम लोग का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में निम्नांकित संख्या से कम नहीं हो सकते। यहाँ क्वेश्चन ये है कि विधान परिषद में कम से कम कितना सदस्य होना चाहिए? तो वो होता है 40। विधान परिषद में लेजिस्लेटिव काउंसिल में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो वो 40। तो ये ए है, तो 46 का आंसर इसलिए ए हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ बता दें कि विधान परिषद में, किसी विधान परिषद में कम से कम सदस्य संख्या 40 और अधिक से अधिक उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3। किसी राज्य के विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या 40 और अधिक से अधिक उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3। एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लेते हैं किसी राज्य के विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 300 है, तो उस राज्य के विधान परिषद में, अगर वहाँ विधान परिषद है, तो उस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती है। और फिर किसी राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या अगर 120 से कम है, तो वहाँ विधान परिषद का सृजन ही संभव नहीं है, क्योंकि 120 का 1/3 जो होगा वो 40 से कम हो जाएगा, और 40 से कम रखा नहीं जा सकता है, और 40 से कम रखा नहीं जा सकता है। इसलिए वैसे राज्य में जिस राज्य के विधानसभा की सदस्य संख्या 120 से कम है, वहाँ विधान परिषद का सृजन संभव नहीं है। वहाँ विधान परिषद का सृजन संभव, सामान्य नियम से सृजन संभव नहीं है। ये क्वेश्चन पूछता है। यह क्वेश्चन पूछता है कि किसी राज्य में विधान परिषद सृजित करने के लिए उस राज्य के विधानसभा में कम से कम कितना सदस्य होना चाहिए? तो 120। तो ये आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो 46 का ए हुआ। 47 है, दिल्ली सल्तनत का एक प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है, वो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के अनेक राजाओं का शासनकाल देखा। अमीर खुसरो एक लंबे समय तक बहुत से राजाओं का शासनकाल देखा, और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो बहुत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया, जिसमें खासकर सितार और तबला। और अमीर खुसरो बहुत से रागों का आविष्कार किया, जिसमें एनम, घोर और सनम। ये अमीर खुसरो के द्वारा इजाद किया हुआ राग है, और अमीर खुसरो के द्वारा आविष्कार किया हुआ 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तबला और सितार है। अमीर खुसरो बहुत सी पुस्तकों को भी लिखा है। सिपहलाकार हो गया, फिर आशिका हो गया, ये सब पुस्तक किसकी है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के द्वारा अनेक पुस्तकों की रचना भी हुई है। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के बलबन के काल से ही रहा है। तो अमीर खुसरो, यहाँ क्वेश्चन क्या है? अमीर खुसरो को ही हिंदुस्तान का तोता या तूतीय हिंद कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन हम लोग का था, दिल्ली सल्तनत काल के किस कवि को तूतीय हिंद या हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? तो अमीर खुसरो। तो 47 का आंसर अमीर खुसरो। 47 का आंसर अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो को किस ऑप्शन पे रखा गया है? तो डी पर। तो डी हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 48। 1 टन स्टील बनाने में लगभग कितने किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है? तो मैग्नीज तो स्टील बनाने में, स्टेनलेस स्टील में मैग्नीज की बहुत ही कम मात्रा का यूज होता है। स्टील में लोहा, खास करके स्टेनलेस स्टील बनता है तो लोहा हुआ, कार्बन हुआ, लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकेल, इनकी ज़रूरत होती है। उसमें कुछ मैग्नीज का भी। तो ये 1 टन स्टील बनाने में मैग्नीज बहुत कम यूज होता है, तो ये 10 kg की ज़रूरत होती है। यहाँ आंसर होगा 10 kg।
तो 48 का आंसर ए हुआ और 49 है। निम्नांकित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? तो भारत का, हम भारत के लोग भारत को, तो ये तो हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ, लेकिन प्रस्तावना यहाँ नहीं है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में है, तो भारत का संविधान इस लाइन से शुरू होता है। भारत का संविधान इस लाइन से शुरू होता है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग लाइन से निम्न में से क्या शुरू होता है? तो भारत का संविधान। तो 49 का सी। और 50 नंबर क्वेश्चन है, चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किया किसने? चिटगांव षड्यंत्र जो है, ये चिटगांव जगह हुआ, वहाँ पर जो शस्त्रागार था उसको हमारे क्रांतिकारियों ने, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो क्रांतिकारी थे, उस अंग्रेजों के उस शस्त्रागार पर अधिकार करने और उस शस्त्रों को, आर्म्स को अपने हाथ में लेने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया और उसको आधुनिक या स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उसको चिटगांव षड्यंत्र कहते हैं। यानी अंग्रेजों के द्वारा वो नाम दिया गया, चिटगांव षड्यंत्र। और चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्वकर्ता कौन था? ये 1931 की घटना है। क्रांतिकारी, तो कौन से क्रांतिकारी, हमारे किस महान क्रांतिकारी के द्वारा उस घटना का नेतृत्व किया गया था? तो ये है सूर्यसेन के द्वारा। तो डी, तो 50 का आंसर डी हुआ। और 51 नंबर, आधुनिक नॉन स्टिक जो कुकवेयर है, यानी खाना बनाने का कोई बर्तन जो अब उस पर कोई चीज़ तेल सटता उठता नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्टिक। स्टिक मैंने सटना, तो उस पर कोई चीज़ सटेगा नहीं, बनाइएगा तो उसको सटेगा नहीं। तो आखिर उसमें किस चीज़ का परत, क्या उसमें लेयर होता है कि जिसके कारण भोजन बनाते समय भोजन उसमें सटता नहीं है? तो ये कुकिंग के समय उसमें कोई चीज़ स्टिक नहीं करता है, उस पर किस चीज़ का लेयर दिया जाता है? तो वो है टेफ्लॉन का। तो 51 का आंसर डी हुआ कि नॉन स्टिक कुकवेयर में किस चीज़ का लेप होता है, किस चीज़ का परत होता है? तो टेफ्लॉन का, ये याद रखें, टेफ्लॉन। तो 51 का डी हुआ। और 52 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कुछ कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स का दिया गया और उससे रिलेटेड जो है हमारा देखना है कि कौन सही है। तो इसमें सीधा एक दिख रहा है और सब वो इरिलीवेंट को वहाँ रखा गया, वो सही नहीं है, सही मैचिंग नहीं है। एक है क्योटो प्रोटोकॉल, और आप जानते हैं ये काफ़ी चर्चित। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो जलवायु परिवर्तन से या जलवायु में जो डिसऑर्डेंस हो रहा है, जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, उस पर विश्व मंच, उसके लिए एक विश्व मंच पर जो भी हम रिस्पॉन्सिबल जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच एक जो वार्ता हुई और जो कुछ निर्धारित किया गया कि हमें आगे क्या नहीं करना है, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट्स को एक लेवल को, यानी जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसको किस तरह से रोकना है, उसके बढ़ते मात्रा को किस तरह से रोकना है, इस पर जो एग्री हुआ, जो उसके लिए कोड बना, उसी को हम लोग वो मीटिंग क्योटो में हुई तो उसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे है? क्योटो में विश्व मंच पर जो ये मीटिंग हुई और जो ये निर्धारित किया गया कि जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल के लिए हमें क्या कोड ऑफ कंडक्ट, क्या हमें आचरण रखना चाहिए, तो उसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। और उस क्योटो प्रोटोकॉल किस मामले से संबंधित? तो जलवायु परिवर्तन से। तो ये सही है, तो सही जोड़े जो इसमें चुनना है तो बी हुआ, तो 52 का आंसर बी हुआ। और 53 नंबर क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किसके खोज का श्रेय है? तो पेंसिलिन का। तो 53 का सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस चीज़ के आविष्कार करने का श्रेय जाता है? तो पेंसिलिन का, तो वो 53 का सी हुआ। और 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेंसिल में क्या होता है? पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। पेंसिल में क्या रहता है, किससे हम लिखते हैं? तो ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपरूप है, कार्बन का एक अपरूप ग्रेफाइट भी है, कार्बन का अपरूप डायमंड भी है, कार्बन का अपरूप कोयला भी है। तो ग्रेफाइट, तो पेंसिल में क्या यूज होता है? ग्रेफाइट। ये और फिर तो 54 का बी हुआ। और 55 नंबर क्वेश्चन हमारा है, माइकल फैराडे किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए माइकल फैराडे।
माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं, तो 55 का सी हुआ। और एक्सरे किरणों के आविष्कार कौन है, तो डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन। डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन एक्सरे के आविष्कारक, एक्सरे किरण के आविष्कारक डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन। और 57 नंबर क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के नियम का आविष्कार, आनुवंशिकता जेनेटिक के नियम के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता के सिद्धांत के आविष्कार का या आनुवंशिकता के नियम के आविष्कार का श्रेय जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो डी 57 का आंसर डी होता है। और 58 हुआ, चलती हुई बस में ब्रेक लगने पर यात्री अपने आगे की ओर अकस्मात गिर जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, जड़त्व है, इनर्सिया है। कोई भी पिंड अपनी अवस्था में बना रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो। यानी बाह्य बल को भी होता है कि किसी भी पिंड के अवस्था परिवर्तन के लिए जो रिस्पॉन्स जो होता है, जो फैक्टर होता है, उसी को बल कहते हैं। तो कोई भी पिंड अपनी अवस्था में बना रहना चाहता है। आप चलती गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी के साथ आप भी किस अवस्था में हैं, गति की अवस्था में है। और एकाएक ब्रेक लगता है तो आप गाड़ी के साथ साथ आपका निचला पोर्शन तो जल्दी से आप स्थिर हो जाता है, लेकिन जो बॉडी का ऊपरी भाग है वो स्थिर तुरंत नहीं होता है, तो आगे की तरफ। यानी कोई भी पिंड अपनी अवस्था को बनाए रखता है, और कोई भी पिंड अपनी अवस्था को बनाए रखता है, और किस आधार पर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, तो उसका मास, उसका द्रव्यमान। तो जड़त्व और कोई भी पिंड अपनी अवस्था को बनाए रखता है, इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, इनर्सिया कहते हैं। और इनर्सिया सीधे किससे संबंधित है, संबंधित है, तो द्रव्यमान से। तो ब्रेक लगने पर जब आगे की ओर कोई व्यक्ति गिरता है तो इसका कारण क्या है, तो जड़त्व, इनर्सिया। तो 58 का ए। और 59 नंबर है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या अधूरी डुबोई जाती है तो उसके भार में होने वाली कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, उसके भार में होने वाली कमी उसके द्वारा रिप्लेस्ड जो भी द्रव होगा उसके भार के बराबर होगा। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये सिद्धांत दिया गया है आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का प्लावन सिद्धांत, ये तो सब लोग जानते हो। तो यहाँ पर देखो, कोई भी किसी भी द्रव में अगर किसी वस्तु को हम डुबोते हैं तो वो जितना द्रव रिप्लेस करता है, मान लेते हैं कि ये भरा हुआ है, इसको हम लोग डुबो रहे हैं, यहाँ से जितना रिप्लेस किया और एक डब्बा में आप ले रहे हैं, एक जगह एक दूसरे पॉट में ले रहे हो, तो ये रिप्लेस्ड हुआ, तो इसमें से रिप्लेस्ड होकर मान लेते हैं यहाँ पर आया, मान लेंगे यहाँ पर हम भरा हुआ है, गिर गया, इसको रखें, तो इसके द्वारा जितना रिप्लेस्ड हुआ, जितना इसका, और ये रिप्लेस्ड लिक्विड का रिप्लेस यानी इसके द्वारा हटाए गए द्रव का जो भार हुआ, आप समझिए उतना ही अपथ्रस्ट फोर्स इस पे लगेगा, और इस अपथ्रस्ट फोर्स के कारण इसके भार में कमी महसूस होगी। तो ये ऐसे ये अर्थ, तो द्रव पिंड के द्वारा विस्थापित या हटाए गए द्रव का जो भार होगा उसी भार के बराबर पिंड पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, और उस अपथ्रस्ट फोर्स के कारण पिंड के भार में कमी महसूस होगी। ठीक है, तो ये अपथ्रस्ट फोर्स, तो ये अपथ्रस्ट फोर्स का मान और रिप्लेस्ड द्रव के भार ये बराबर होगा। तो कितना फोर्स लगेगा, जितना भार का द्रव विस्थापित होगा। ठीक है, अब इसी बात पर होता है ये। अब मान लेते हैं कि कोई ऐसा चीज़ दे रहे हैं कि उसका भार तो कम है, भार हल्का चीज़ है, उसको और हम ले जाते हैं, तो उससे उसके आकार के कारण द्रव तो ज़्यादा विस्थापित हो गया, द्रव जब ज़्यादा विस्थापित हो गया तो उस पर अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा लगेगा, इसकी भार कम है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर थोड़ा सा डूब करके तैरेगा, ऊपर चला जाएगा। अगर
आकार इस तरह से है, आकार कम है यानी वॉल्यूम कम है लेकिन भार ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है भार ज़्यादा है, तो इसके द्वारा विस्थापित द्रव तो कम होगा, तो विस्थापित द्रव का भार कम होगा, विस्थापित द्रव का भार कम होगा तो इस पर अपथ्रस्ट फोर्स भी कम लगेगा, और जब कम लगेगा तो ये क्या होगा, डूब जाएगा। तो ये किसके द्वारा, आर्किमिडीज के द्वारा, ये किसके द्वारा, आर्किमिडीज के द्वारा। तो ये चूंकि इस पे आप ध्यान से, क्योंकि इससे क्वेश्चन होता है और ये सब बेसिक चीज़ है, जैसे इनर्शिया का बात हो गया, न्यूटन्स का जो लॉ हुआ, या फिर आपका ग्रेविटेशन का जो बात हो गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन का है, आर्किमिडीज का बात हो गया, फिर उधर हीट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हो गया, ये सब साइंस का बेसिक, मैंने ये सब, फिर उधर केमिस्ट्री में आप आ गए तो मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बात हो गया, रेडियो एक्टिविटी की बात हो गई, फिर आपको केमिकल रिएक्शन का भी बात, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर जान रहे हैं, तो ये सब से आपका बेसिक, ये सब अगर ठीक है तो कुछ क्वेश्चंस आपके आधारित क्वेश्चंस आराम से बन जाते हैं। उसके बाद कुछ फैक्चुअल्स क्वेश्चंस है जो बनाते बनाते फैक्ट्स आपका याद रहता है, या फिर उस फैक्ट्स को आप याद करते हैं। यहाँ पर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन जैव विविधता का पिता कहलाता है। जैव विविधता, जैव विविधता का पिता यानी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ का स्टडी का श्रेय सबसे पहले किसको, तो एडवर्ड वो विल्सन को, एडवर्ड वो विल्सन को। तो 60 का आंसर ए हुआ। और 61 नंबर है, किस भारतीय बाल कलाकार को, यहाँ बालू लिखा हुआ है, बाल समझिएगा, किस भारतीय बाल कलाकार को प्रतिष्ठित इटालियन गोल्डन सेंड अवार्ड 2019, आप ऐसे याद हम लोगों को करना होगा कि इटालियन इटली का गोल्डन सेंड अवार्ड, इटली का गोल्डन सेंड अवार्ड किस बाल कलाकार को, इटली का गोल्डन सेंड अवार्ड 2019, इटली का इटली द्वारा दिए जाने वाले 2019 का गोल्डन सेंड अवार्ड किस बाल कलाकार को दिया गया है, वो नाम है सुदर्शन पटनायक, सुदर्शन पटनायक, सुदर्शन पटनायक। तो 61 का हो गया। नहीं, ये क्वेश्चन ही हम बाल कलाकार सोचे, ये बाल कलाकार का नहीं है। ये देखिएगा, ये सही है, बालू लिखा हुआ है, एकदम सही है, हमने उसको बाल कह दिया, वो गलत है। बालू कलाकार, बालू से, ये जब मैं ऑप्शन देखा तब मुझे रिकॉल हुआ, सुदर्शन पटनायक एक कलाकार हैं जो बालू से, सैंड से मूर्ति, बहुत सी आकृति बनाते हैं, बहुत उच्च स्तर की एक कलाकार है। हमने सोचा ये कोई कला, ये मतलब कि फिल्मी कोई अवार्ड है, लेकिन ये गोल्डन सेंड, वो सैंड से ही है, सेंड नहीं, सैंड अवार्ड है, गोल्डन सैंड अवार्ड जो इटली से दिया था, इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड, सेंड नहीं है, सैंड अवार्ड है। तो ये 2019 का गोल्डन सैंड अवार्ड भारत के सैंड से, यानी भारत के कलाकार को दिया गया, यानी वो जो सैंड से आकृति बनाते हैं। आप हमेशा न्यूज़पेपर में आता है कि बड़ा बड़ा आकृति, वो कभी किसी देवता की आकृति, कभी किसी स्मारक की आकृति, वो बालू से बना देते हैं, और वो उड़ीसा के हैं, वो उड़ीसा के हैं, सुदर्शन पटनायक, सुदर्शन पटनायक, ये बहुत मतलब कि स्थापित नाम है। तो किस भारतीय बालू कलाकार, चूंकि ऐसे सामान्य रूप से बाल कलाकार और ये सब कलाकार का नाम बालू कलाकार सामान्य रूप से नहीं मिलता है, इसलिए मैं उसको बाल कलाकार पकड़ लिया था। यहाँ पर है, किस भारतीय बाल कलाकार को प्रतिष्ठित इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड 2019 के लिए चुना गया, वो सुदर्शन पटनायक। बालू से आकृति बनाने की कला इनके हाथ की है, और बालू से वो आकृति बनाते हैं। तो सुदर्शन पटनायक वो भारत के हैं, सुदर्शन पटनायक। तो 61 का सी। और फिर 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता में नहीं शामिल होने का निर्णय लिया है। RCEP में 10 आसियान देशों के अलावा 6 मुक्त व्यापार साझेदार चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। 2012 में भारत में
RCEP में शामिल होने की यद्यपि रजामंदी जताई थी, लेकिन घरेलू उद्योगों से जुड़े मुद्दों को समाधान नहीं होने पर अंततः इस समझौते से बाहर रहने का फैसला किया गया। इसको फिर से देखा जाए, भारत सरकार ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता में नहीं शामिल होने का निर्णय लिया है। एकदम सही है, ये आया न्यूज़ है कि भारत सरकार इधर हाल फिलहाल, जबकि बहुत पहले भारत सरकार 2012 में बोली थी कि हम इसमें भाग लेंगे, लेकिन अपने कुछ प्रॉब्लम से या जिन देशों के साथ हमारा कुछ टर्म्स था वो फुलफिल नहीं हुआ, तो ये फिर हमने कैंसिल किया। 6 मुक्त राष्ट्रों में शामिल, ये भी दूसरा भी सही है और तीसरे, ये सभी कथन सही हैं, ए होगा। और 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ए होगा, इसमें ऑप्शन ए होगा, 62 का ए होगा। और 63 है, 20 नवंबर से 28 नवंबर 2019 के दौरान गोवा में संपन्न 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे विशेष स्वर्ण जयंती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये साउथ के अभिनेता हैं रजनीकांत को। तो 63 का डी हुआ। और 64 नंबर क्वेश्चन है, वरिष्ठ IPS अधिकारी आदित्य मिश्रा को निम्नांकित किस निकाय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यानी हाल फिलहाल सीनियर IPS ऑफिसर आदित्य मिश्रा किस पोस्ट पर नियुक्त किए गए हैं या किस संस्था के चेयरपर्सन अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, यानी पोर्ट की देखरेख के लिए हमारी जो एक अथॉरिटी है, एक प्राधिकार है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 64 का आपका बी हो गया। और 65 नंबर क्वेश्चन है, 2 दिसंबर से 13 दिसंबर 2019 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2019 COP25 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मैड्रिड में किया गया है। मैड्रिड में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2019, जो दिसंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2019 दिसंबर 2019 कहाँ आयोजित किया गया? तो मैड्रिड में। तो 65 का आंसर ये हुआ, मैड्रिड। और इस तरह से ये सेट नंबर 16 के जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं। अब अगले मीटिंग में, अगले बार जब हम मिलते हैं, अगले बार हम लोग फिर उसको सेट 17 के क्वेश्चंस को देखेंगे। सेट 17 में जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।